पिछली क्लासेस में आपने जाना था कि बोर ने परमाणु को लेकर के क्या मॉडल दिया है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि बोर के मॉडल को एक्सटेंड किसने किया, यानी कि इसको अभिग्रहित किसने किया, तो वो किया है किसने, सोमरफील्ड ने। जैसा कि आपको पता है कि बोर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, नाभिक के आसपास वृत्ताकार पथ में गति करेंगे, यानी कि एक सर्कुलर पाथ वहां पे बनेगा। लेकिन यदि बात की जाए सोमरफील्ड की, तो सोमरफील्ड ने कहा कि नहीं, ये वृत्ताकार पथ में गति नहीं करेंगे। ये किस पथ में गति करेंगे, ये करेंगे किसमें, दीर्घ वृत्ताकार कोशों में गति करेंगे, यानी कि दीर्घ वृत्ताकार पथ में गति करेंगे। जैसा कि आपको पता है दीर्घ वृत्त क्या होता है, जिस तरह से इस तरह का कुछ शेप होता है ऐसे करके, ठीक है जी। तो ये क्या होता है, एक दीर्घ वृत्त होता है, यानी कि ये एलिप्स होता है। अच्छा जी, यदि हम इसकी बात करें तो सर क्या बोर ने जो बात बताई थी वो गलत थी क्या? नहीं, वो सही हो सकती है, लेकिन एक जगह पे। कैसे देखना, जैसे ये एलिप्स को आप देख रहे हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक तो ये वाली अक्ष होती है और एक ये वाली अक्ष होती है। अच्छा, यदि मैं इस अक्ष की बात करूँ तो ये क्या है, बड़ी दिख रही है, तो ये कौन सी हो जाएगी भाई मेरे, दीर्घ अक्ष ये हो जाएगी। अच्छा जी, यदि मैं इसकी बात करता हूँ छोटे वाली की, तो ये क्या हो जाएगी भाई मेरे यहाँ पे, लघु अक्ष ये हो जाएगी। अब ये लघु अक्ष है, ये दीर्घ अक्ष है, यानी कि ऐसा समय जहां पर, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा पर्टिकुलर टाइम जहां पर क्या हो कि लघु अक्ष क्या हो, दीर्घ अक्ष के बराबर हो जाए, तो वो क्या हो जाएगी, वहां पे वृत्ताकार आकृति हो जाएगी। यानी कि बोला जाए तो जब दीर्घ अक्ष की लंबाई लघु अक्ष की लंबाई के बराबर हो जाएगी, तब वहां पे क्या हो जाएगा भाई, वहां पे ये वृत्ताकार पथ ले लेगा, यानी कि दोनों अक्षों की लंबाई वहां पे क्या हो चुकी है, बराबर हो चुकी है। ठीक है जी। अब यदि आगे बढ़ते हैं कहानी को लेकर के, तो देखना, जब हमने बात की थी वृत्ताकार कोशों की, तो वृत्ताकार कोशों में क्या हो रहा था कि सर जब वृत्ताकार पथ रहेगा ना, जैसे कि मान लीजिए कोई नाभिक है, इसके आसपास यदि कोई वृत्ताकार पथ है, तो आप देख सकते हैं कि यदि मैं यहाँ पे इस नाभिक से इन कोशों की दूरी या फिर इन कक्षों की दूरी यदि मैं निकालता हूँ, ठीक है जी, यदि इन कक्षों की दूरी मैं निकालता हूँ तो ये नियत रहती है, यानी कांस्टेंट रहती है। यानी कि ऐसा बोला जा सकता है कि सर कक्ष की जो त्रिज्या है ना, वो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कि कक्ष की त्रिज्या यानी कि नाभिक से दूरी जो है वो क्या है भाई मेरे यहाँ पे समान है। लेकिन जो घूर्णन कोण है, यानी कि जो रोटेशनल एंगल है, वो क्या होता है भाई मेरे यहाँ पे बदलता रहता है। लेकिन यदि मैं बात करूंगा कहाँ पे, दीर्घवृत्ताकार कक्षों की, तो आपको पता है कि दीर्घवृत्त में तो जो दूरी रहेगी वो तो बराबर आएगी नहीं, वो तो चेंज होगी ही होगी। और साथ में कौन सा कोण चेंज हो रहा है, यहाँ पे घूर्णन कोण तो चेंज हो ही रहा है। फिर से बात को रिपीट कर रहा हूँ, जब सर्कुलर पाथ की बात आ रही थी, यानी कि बोर मॉडल के अनुसार, तो क्या हो रहा था कि जो नाभिक से दूरी है वो समान थी और घूर्णन कोण बदल रहा था। लेकिन यदि बात आती है सोमरफील्ड के जो एक्सटेंशन उन्होंने किया था बोर मॉडल को, उसमें यदि दीर्घ वृत्ताकार पथों की यदि हम बात करें, तो वहां पे क्या होगा भाई मेरे, वहां पे उसकी जो दूरी है नाभिक से वो भी चेंज होगी और घूर्णन कोण तो चेंज हो ही रहा है। यानी कि ऐसा बोल सकते हैं कि नाभिक से दूरी और इसके घूर्णन कोण का मान बदलता रहता है, यानी कि दोनों का मान वहाँ पे चेंज होता रहेगा। अच्छा जी, जैसा कि आपको पता है कि बोर मॉडल में बताया था कि जो कोणीय संवेग होता है, ठीक है, कोणीय संवेग के परिणाम को हमने क्या बोला था, mvr बोला था। अच्छा, वो किसके बराबर किया था, तो आप बोलेंगे सर nh/2π के बराबर किया था, जहां पे n क्या था, एक इंटीजर नंबर था, यानी कि कोई इंटीजर था, यानी कि n क्या था भाई वहां पे मेरे, एक इंटीजर था, उसे ही हमने क्या बोला था यहाँ पे, ये कोणीय संवेग के बराबर है। लेकिन यदि बात आती है सोमरफील्ड के मॉडल की, तो उन्होंने बोला कि नहीं, यदि बात की जाएगी दीर्घवृत्ताकार कोशों की, तो वहां पे जो कोणीय संवेग रहेगा वो दो घटकों में वो टूट जाएगा। यानी कि ऐसा बोला जा सकता है कि दोनों घटक का जो मान रहेगा वो क्या होगा, कोणीय संवेग के बराबर होगा। यानी कोणीय संवेग दो घटकों में टूटेगा, एक तो त्रिज्या घटक और दूसरा देखिए, यदि हम बात करते हैं संवेग का त्रिज्या घटक की, तो उसका जो फॉर्मूला रहेगा वो कितना रहेगा भाई मेरे यहाँ पे, nRh/2π। यदि हम इसकी बात करें तो ये कितना रहेगा, nRh/2π इसका फॉर्मूला रहेगा। अच्छा जी, अगली हम बात करें सर, एक घटक तो कौन सा हो गया, त्रिज्या घटक हो गया, पक्की बात है। अच्छा जी, अगले घटक की बात करें तो अगला कौन सा होगा भाई मेरे यहाँ पे, द्विगंशीय घटक होगा। ठीक है जी, कौन सा घटक होगा, द्विगंशीय घटक, और वो क्या रहेगा भाई मेरे, kh/2π रहेगा। ये दोनों घटक आपको याद रखने हैं। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि सर पहला घटक तो ये था हमारे पास में, ठीक है जी, इसको यदि मैं a बोल दूं और इसको यदि b बोल दिया जाए, तो सर इन दोनों घटकों को यदि मैं जोड़ूंगा तो क्या शायद ये कोणीय संवेग के परिणाम के बराबर हो जाएंगे क्या, बिल्कुल हो जाएंगे। तो इन दोनों को आप जैसे ही ऐड करते हैं तो उसको किसके बराबर कर दीजिए, यहाँ पे mvr के बराबर कर दीजिए। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएंगे, आप इसको यदि थोड़ा सा और आगे सोल्व करते हैं तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पे h/2π कॉमन लीजिए, h/2π जैसे ही कॉमन लिया तो अंदर कितना आया, nr+k आ गया, पक्की बात है। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखिए, अब यदि मैं देखता हूँ कि समीकरण 2 तो ये बन गई,
ठीक है जी। और समीकरण 1 हमने कहाँ पे पढ़ी थी, जब बोर मॉडल में पढ़ा था, mvr इज इक्वल टू NH/2π। वो भी क्या थी यहाँ पे, mvr की वैल्यू थी, यानी कि ये वाली जो चीज़ दिख रही है ये भी क्या है, mvr की वैल्यू है। और यदि हम बात करते हैं इसकी, तो ये भी क्या है, mvr की वैल्यू है। तो क्या सर ऐसा किया जा सकता है क्या कि दोनों को हम इक्वेट कर दें, दोनों को हम बराबर कर दें? तो देख लीजिए, बराबर जैसे ही हमने किया है यहाँ पे, तो आप देख पा रहे हैं कि सर h से तो h कैंसिल हो गया, 2π से 2π कैंसिल हो गया, और यहाँ पे जो लास्ट मेरे पास में बचा है ना, वो क्या बचा है मेरे भाई, यहाँ पे n इज इक्वल टू NR प्लस K बचा हुआ है। जहाँ पे यदि मैं बात करना चाहूँगा K की, तो K क्या रहेगा भाई मेरे यहाँ पे, त्रिज्यीय क्वांटम संख्या, ठीक है जी। और यदि मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे NR की, तो वो क्या हो जाएगी यहाँ पे मेरी द्विगुणशीय क्वांटम संख्या यहाँ पे हो जाएगी। क्या पक्की बात है? ठीक है जी। अब क्वांटम संख्याएं क्या होती है, द्विगुणशीय क्वांटम संख्याएं क्या होती है, ये हम आगे फर्दर जब हम क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे वहाँ पे आएगा। अभी संकेत दिया है सिर्फ मैंने कि ये क्या होगी, यहाँ पे द्विगुणशीय क्वांटम संख्या होगी, और ये क्या होगा भाई मेरे यहाँ पे, त्रिज्यीय क्वांटम संख्या होगी। अच्छा जी, अब यदि मैं बात करना चाहूँ सर दीर्घवृत्ताकार पथ की आकृति जो है वो क्या होगी, अब देखना, दीर्घवृत्ताकार पथ की जो आकृति रहेगी ना, वो 2 फैक्टर पे निर्भर करेगी। किस किस पे? आपने देखा होगा जब भी दीर्घवृत्त यदि बनता है कहीं पर, तो वहाँ पे एक तो दीर्घ अक्ष होता है और एक कौन सा होता है भाई मेरे, लघु अक्ष होता है। तो क्या इन दोनों फैक्टर पे ये बात डिपेंड कर रही है क्या? तो क्या इनके रेशियो पे भी निर्भर करेगा कि इसकी आकृति कैसी रहेगी? बिल्कुल ये बात सही है, ठीक है जी। तो ये सब किसने बताया? सोमरफेल्ड के मॉडल में ये सब बताया गया। यानी कि ऐसा बोला जा सकता है कि बोर मॉडल को इन्होंने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, यानी कि अभिग्रहित कर दिया, ठीक है जी। अब हम अगली क्लास में जानेंगे कि इसके बाद की कहानी परमाणु मॉडल को लेकर के क्या थी, ठीक है जी। तब तक जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ में। धन्यवाद।